जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी हम सब क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों अपने तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। और यहाँ तक कि जो सांप्रदायिक पंचाट हुआ था, जो पूना पैक्ट वाली घटनाएं हुई थी, हमने यहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो देखा होगा दोस्तों, उनको पता होगा दोस्तों कि हमने पूरे गोलमेज सम्मेलन को और सांप्रदायिक पंचाट को और पूना पैक्ट को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। जो लोग अभी नए चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों, उन सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप जाएं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से देखने की कोशिश करें। देखिए, मॉडर्न इंडिया की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंडियन पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं और चीज़ों को एक इंटरलिंक कर पाएं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मजबूत हो। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम चीज़ों को एक सीक्वेंस से, एक क्रम से पढ़ रहे हैं। हम पूरी मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, जो नए चैनल से जुड़े होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें। और जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं दोस्तों, वो सब क्या करेंगे दोस्तों, वो सिर्फ अपना रिवीजन करते रहें, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहें, अपना रिवीजन करते रहें, अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो आज इसी क्रम में दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लिए हैं। और जिन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, वो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार वीडियो को फिर से जाके देखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो हम इसको इरेज कर देते ताकि आप सबको देखने में आसानी हो। तो आज हम दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपसे बन सकता है और किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जाते। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 1934 में हुआ था। तो इसको हम बहुत विस्तार से पूरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखने की कोशिश करें दोस्तों और समझने की कोशिश करें। आप सब जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को क्या बोला जाता है, CSP बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में क्या बोल दिया जाता है, CSP। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ही शॉर्टकट में क्या बोल दिया जाता है, CSP बोल दिया जाता है, यानी CSP। तो आप इसको याद रखेंगे। CSP का मतलब होता है क्या दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यहां C का मतलब कांग्रेस, S का मतलब होता है सोशलिस्ट और P का मतलब होता है दोस्तों पार्टी। तो आप इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि इसी को दोस्तों CSP बोल दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, इसका गठन जो होता है 1934 में होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। तो आप सबसे पहले इसका गठन ही याद रखेंगे कि यह कब गठित हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1934 में, यानी 1934 में। तो आप इसको भूलेंगे नहीं सबसे पहले, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है, आपके एक तरफ क्या दिया जाता है, संस्थाओं का नाम दिया जाता है, दूसरी तरफ क्या दे दिया जाता है, ईयर दे दिया जाता है, और आपको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे इसका गठन कब हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। तो इसका गठन जो होता है दोस्तों कब होता है, 1934 में होता है, यानी 1934 में होता है। अब देखते हैं इसका गठन किस रूप में होता है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, मई 1934 में पटना में क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की क्या होती है, अलग से बैठक होती है। और उसी में क्या होता है दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को क्या कर दिया जाता है, औपचारिक मान्यता दे दिया जाता है। यानी आप सब जानते हैं दोस्तों कि 1934 में, यानी सबसे सीधे सीधे आप याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1934 में, यानी 1934 में। आप क्या होता है दोस्तों, देखिए मई 1934 में क्या होता है दोस्तों, पटना, आप याद रखेंगे दोस्तों, पटना कहाँ है, बिहार में। तो क्या होता है दोस्तों, पटना में क्या होता है, कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान क्या होता है, कुछ सदस्यों की अलग से बैठक होती है। आप जानते हैं दोस्तों, जो INC है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी हर साल क्या होती थी, बैठक होती थी। इसी की जो समिति होती थी, इसमें जो सदस्य शामिल होते तो वो अपने अपने स्थान पर क्या करते थे, अलग अलग तरह से बैठकें करते रहते थे। तो इनकी जो बैठक होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ सदस्यों की दोस्तों क्या होती है, अलग से बैठक होती है। और उसी में बैठक में क्या होता है दोस्तों, ये इसका जो गठन किया जाता है, इसको औपचारिक मान्यता दे दी जाती है, यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया जाता है, यानी आधिकारिक रूप से क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी मान्यता दे दी जाती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है, अक्टूबर
मई 1934 में कब होता है? मई 1934। तो आप एग्जाम में याद रखेंगे 1935 दोस्तों, आपसे भूलेगा नहीं। यानी पटना में होता है, इसको औपचारिक मान्यता पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान क्या होता है दोस्तों? दे दिया जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई पार्टी बनाई जाती है तो उसकी जो कुनीतियां होती है, उसकी जो पॉलिसी होती है, उसका कुछ कार्यक्रम होता है, वो निर्धारित होता है, यानी उसको तय किया जाता है। तो क्या होता है, देख रहे हैं आप कि मई 1934 में क्या होता है? इसका गठन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर 1934 में क्या होता है? बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य जो थे, उसकी जो प्रणालियां होती थी, उसको तय किया गया। यानी मई 1934 में क्या होता है दोस्तों? इसी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को क्या होता है? औपचारिक मान्यता दी जाती है। उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर आता है, अक्टूबर नवंबर इसी 1934 में, मई के बाद जब अक्टूबर नवंबर आता है, तो बंबई में क्या होता है दोस्तों? आप सब जानते हैं कि बंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बंबई में क्या होता है दोस्तों? इसकी जो नीतियां थी, यानी इसके जो कार्य थे, यानी इसकी जो क्या पॉलिसीज होगी, यानी ये जो पार्टी बनाई गई, इस पार्टी की कुछ पॉलिसीज होंगी, यानी कुछ नीतियां होंगी, या पार्टी कुछ क्षेत्रों में काम करेगी ना, तो उसके कार्य क्या होंगे, इसी के लिए जो प्रणालियां थी उसको तय किया गया। यानी ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया है, यानी जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया दोस्तों, इसकी पॉलिसीज क्या होंगी या किस क्षेत्रों में कार्य करेगी, उसके लिए जो प्रणालियां तय की जाती है या कहां तय की जाती है? बंबई में की जाती है। तो आप दोनों ये स्थान याद रखेंगे दोस्तों। पटना में क्या होता है दोस्तों? इसको औपचारिक मान्यता दिया जाता है। तो आप ये दोनों स्थान याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है पटना और बंबई, इसलिए मैं आपको दोबारा इसको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए पटना में क्या होता है दोस्तों? पटना में इस सीएसपी को क्या कर दिया जाता है? मान्यता दे दिया जाता है, यानी ऑफिशियली इसको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम की एक संस्था का गठन हो गया है। उसके बाद क्या होता है? बंबई में दोस्तों इसकी जो नीति, क्या इसकी पॉलिसीज होंगी, क्या किस वर्ग पे यह काम करेगा, किन क्षेत्रों में कार्य करेगा, इसके लिए क्या प्रणालियां होंगी, तो वह प्रणालियां दोस्तों क्या कर दिया जाता है? तय कर दिया जाता है। तो आप ये बंबई और पटना, इन दोनों ही स्थानों को याद रखेंगे। और दो नाम और इससे पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, तो आप उन दोनों नामों को भी दोस्तों याद रखेंगे कि वो क्या पूछा जाता है। देखिए पूछा जाता है इसके महासचिव कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे। देखिए अगर आपसे बात की जाए अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव। और अगर महासचिव पूछा जाए दोस्तों, तो महासचिव कौन थे? वह थे जयप्रकाश नारायण। तो आप इन दोनों के दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए इस सीएसपी के अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे नरेंद्र देव, यानी आचार्य नरेंद्र देव। तो ये नरेंद्र देव नाम भी नहीं भूलेंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके महासचिव कौन थे, तो महासचिव कौन थे दोस्तों? वह थे जयप्रकाश नारायण। तो यह दोनों के दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया एग्जाम में, और हर बार अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपसे रिपीट होता रहता है क्वेश्चन कि इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे? वह थे आचार्य नरेंद्र देव। अगर आपसे पूछा जाए इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे, तो महासचिव कौन थे? वह थे जयप्रकाश नारायण। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो सीएसपी का गठन कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है, या जो हम जो आधुनिक भारत का जो इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब जानते हैं दोस्तों कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर ऑल एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ तक कि यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिस भी एग्जाम में दोस्तों आधुनिक भारत यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखने की कोशिश करें और नोट्स भी बनाते चलें, ताकि आपको अपने एग्जाम के हिसाब से क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस सीएसपी के बारे में, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले इसी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कि इनका किस तरह का योगदान रहा, या किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण कौन थे? इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे दोस्तों? वह थे महासचिव। और अध्यक्ष कौन थे? वह थे आचार्य नरेंद्र देव। तो अब हम देखने वाले दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो आप बहुत ध्यान से दोस्तों इसको भी सुनने की। तो देखिए आप सब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, वर्ष 1934 में क्या होता है पटना में, आप याद रखेंगे 1934 में पटना में क्या होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यह संयोजक रहते हैं। अभी आप दोस्तों ने, आप सबने ऊपर अभी देखा दोस्तों, क्या होता है कि मई 1934 में ही दोस्तों पटना में ही दोस्तों क्या होता है, सीएसपी को औपचारिक रूप से मान्यता मिलती है। आप सीएसपी अगर मैं बोलूंगा तो उम्मीद है कि आप सब समझ जाएंगे। सीएसपी का मतलब दोस्तों क्या होता है,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको दोस्तों उम्मीद है कि आप सीएसपी के बारे में अब अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ दोस्तों। क्या होता कि 1934 में कहां पर, पटना में भी आपने ऊपर पढ़ा है। क्या होता, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के क्या थे, यह संयोजक थे। यानी यह जयप्रकाश नारायण जी क्या थे दोस्तों, इसके संयोजक थे। जब इसका गठन हो रहा था तो उस गठन के दौरान यह भी शामिल थे। इसलिए इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण के बारे में एक बात और की जाती है दोस्तों, यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंधित थे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी कहां के रहने वाले थे, या बिहार के रहने वाले थे। तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी पूरे देश के लेवल पर थी। इसी तरह जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, उस बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी अगर आपसे पूछा जाए कौन संबंधित था, तो वह थे जयप्रकाश नारायण। क्यों थे, क्योंकि यह दोस्तों आप सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहां से थे, या बिहार के रहने वाले थे। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि सीएसपी के महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, उस बिहार सोशलिस्ट पार्टी से क्या संबंधित थे, क्या उससे जुड़े हुए थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे। इनकी एक उपाधि वह बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे, लोकनायक। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लोकनायक किसकी उपाधि है, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे दोस्तों। लोकनायक उपाधि किसकी है, वह है जयप्रकाश नारायण जी की। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए लोकनायक, या क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, और बच्चों से बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या हो जाता है दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाता है कि लोकनायक किसको बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, लोकनायक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकनायक किसकी उपाधि थी, तो लोकनायक जो उपाधि थी दोस्तों वह किसकी थी, जयप्रकाश नारायण जी की थी। तो इसलिए आप अच्छे से याद रख लेंगे, और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे, रिविजन करते रहेंगे, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लोकनायक किसकी उपाधि थी, तो लोकनायक उपाधि किसकी थी, जयप्रकाश नारायण जी की थी। इन्होंने दोस्तों और क्या किया था, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछते जाते हैं कि क्या जयप्रकाश नारायण जी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे या नहीं थे। या तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, भूमिका निभाया था। किस तरह से निभाया था, तो आप इसको याद रखिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर किया था दोस्तों, इन्होंने गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। आपने सुना होगा दोस्तों कि रेडियो से लोग क्या करते थे, भाषण देते थे। तो उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय क्या होता, देखिए उस समय इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर क्या किया दोस्तों, इन्होंने गुप्त रूप से, यानी छुपे हुए लोगों, ये लोग क्या करते थे, गुप्त रूप से, भूमिगत रूप से क्या करते थे, रेडियो से भाषण देते थे, और उस तरह से क्या करते थे, भारतीय जनता को संगठित करते थे, यानी उनको मोटिवेट करते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप सब सहयोग करिए, ताकि अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाए और हम सब क्या करें, स्वतंत्र हो जाए, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसको सफलता मिले। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ, अरुणा आसफ अली हुआ, और जयप्रकाश नारायण हुआ, ये सब क्या करते थे दोस्तों, भूमिगत रूप से क्या करते थे, रेडियो पर क्या करते थे, जनता को संबोधित करते थे, मोटिवेट करते थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये सब मैगजीन भी पब्लिश करते थे, पत्र भी निकालते थे, ताकि जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। इसलिए सब लोग छुपे रूप से, मतलब गुप्त रूप से इसलिए करते थे, ताकि अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अंग्रेज क्रूर होते थे, वो अत्याचार करते थे, वो क्या कर देते थे, कैद करके जेल में डाल देते थे, ताकि इनकी बात क्या हो, जनता तक पहुंचे ना। और जब जनता तक बात पहुंचेगी नहीं, तो जनता क्या करेगी, इस आंदोलन में शामिल होगी ही नहीं। तो इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या होता है, आपसे पूछा जाता कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाया था। किस रूप में निभाया था, इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ और अरुणा आसफ अली जी के साथ क्या किया था दोस्तों, गुप्त रूप से क्या किया था, इन्होंने भारतीय जनता को संगठित किया था। तो अब देखते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए और क्या होता है दोस्तों, 5 जून 1974 को क्या होता है, पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का यह क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा देश कब आजाद होता है, 1947 में। और यह बात कब की जा रही, 1974 की। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, आप इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1974 याद आ जाएगा। यानी आज़ादी के बहुत सालों बाद, कितने सालों बाद, अगर आप सब मैथ अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, तो कितने सालों बाद, शायद जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कितने साल बाद, हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद होता है। लेकिन यह बात कब की जा रही है, अब 1974 की, यानी 1974
यानी लगभग 30 सालों के बाद क्या होता है, यानी 27 साल के बाद एग्जैक्ट आप देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 27 साल के बाद क्या होता है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, पटना के गांधी मैदान पर क्या करते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं दोस्तों। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, क्या होता है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। कहां पर? पटना में जो गांधी मैदान था दोस्तों, वहां पर यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं आजादी के लगभग 27 साल बाद। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वर्ष 1999 इनको क्या होता है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि क्या आपसे क्वेश्चन इस तरह से इसमें बन जाता है कि क्या जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1999 यानी 1999 में। और कब दिया गया था दोस्तों? मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनको क्या दिया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। आप सब जानते हैं भारत रत्न जो है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है, वह है भारत रत्न। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न दिया गया था, तो आप बताएंगे हाँ। कब दिया गया था दोस्तों? तो आप इसको भी याद रखेंगे, 1999 यानी 1999। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से इनसे क्वेश्चन बन सकता है या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी अच्छे से देख लिया कि किस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है, और आपने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी देख लिया कि किस तरह इससे क्वेश्चन बनता है। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से कुछ फैक्ट और दे दिया जाता है, आप उस फैक्ट को भी देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आपको चीजों को पढ़ना है, किस तरह से आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलना है, ताकि आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या हो सके, आप सब एक दिन क्या हो सके, सफल हो सके। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री का जो लेक्चर है, वैसे भी इतिहास जो होता है लगभग हर एक एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिस्ट्री से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे बहुत ही बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां देखेंगे दोस्तों, कुछ डेट दिया गया है, कुछ फैक्ट दिया गया है जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो डेट हैं वो अक्सर एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इनको भी देख लीजिए कि इनसे कब सब किस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखिए, आप सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तब यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता सबसे पहले आप याद रखेंगे कब हुआ था, 1931 में हुआ था, यानी 1931 में हुआ था। और कब हुआ था, 5 मार्च को। तो आप डेट और ईयर दोनों ही याद रखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन रिपोर्ट होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप बताएंगे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था दोस्तों, वह 1931 में हुआ था और 5 मार्च को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो आप यह भी याद रखेंगे दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, वह दी गई थी 23 मार्च 1931 को। यानी भगत सिंह को फांसी भी कब दी गई थी, 1931 में ही दी गई थी। लेकिन 1931 में कब दी गई थी दोस्तों, तो 23 मार्च को। तो यहां भी दोस्तों क्या है, डेट और ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो यहां याद रखेंगे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इनको भी फांसी जो दी जाती है दोस्तों, वह 1931 में ही दी जाती है, यानी 1931 में दी जाती है और 23 मार्च को दी जाती है। तो आप ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, या कराची अधिवेशन कब होता है, तो आप यह भी देख रहे हैं दोस्तों, 26 से 31 मार्च 1931 को होता है। तो आप ये भी देख रहे हैं दोस्तों, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, यह भी कब होता है, 1931 में ही होता है, यानी 1931 में ही होता है। और कब होता है, 26 से लेकर 31 मार्च के बीच ही होता है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, आप देखिए, मैं इसको आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक नहीं आप उसको कहेंगे, बस एक कॉन्सेप्चुअल आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे हुआ था। देखिए, आप सब जानते हैं दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस गांधी इरविन समझौता में हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि उसमें भगत सिंह को छुड़ाने की बात नहीं की गई थी। यही इस समझौते में विवाद का मुद्दा बन गया था कि अगर महात्मा गांधी जी चाहते हैं तो भगत सिंह को क्या करते थे, फांसी से बचा सकते थे। लेकिन क्या हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उस गांधी इरविन समझौते में क्या हो गया था कि भगत सिंह को छुड़ाने की बात नहीं की गई थी। यानी इससे एक चीज साफ साफ निकलता है कि भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी, वह गांधी इरविन समझौते के बाद ही दी गई थी। तो आपको इसको आप देखिए, ट्रिक नहीं, इसको आप कॉन्सेप्चुअल याद रखें, क्योंकि ट्रिक क्या होता है, एग्जाम में आप सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें याद है ना, तो आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। आपने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि जो गांधी इरविन समझौता होता है, उस गांधी इरविन समझौते का जो विवादास्पद मुद्दा यही था कि उसमें क्या बात की गई थी कि जो
जिन्होंने हिंसा नहीं किया था सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जाएगा, और जो लोग हिंसात्मक रूप से शामिल थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो भगत सिंह को दोस्तों क्या किया गया था, गांधी इरविन समझौते में छोड़ने की बात नहीं की गई थी, यानी भगत सिंह को फांसी गांधी इरविन समझौते के बाद दी गई थी। तो आप ऐसे एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको अगर वहां डेट भी नहीं याद है तो आप इतना तो अनुमान लगा लेंगे ना कि गांधी इरविन समझौते के बाद ही क्या होता है, भगत सिंह को फांसी दी जाती है। और इन्हीं दोनों घटनाओं के बाद क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस का जो होता है कराची अधिवेशन होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वैसे हर बार दिसंबर में होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कराची अधिवेशन जो होता है वह मार्च में ही हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है देखे होंगे दोस्तों कि उसका एक विशेष अधिवेशन भी लिया जाता था। और विशेष अधिवेशन कब लिया जाता था, जब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी तो उस समय क्या होता था दोस्तों, कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन यानी स्पेशल सेशन कंडक्ट करा लिया जाता था। नहीं तो आप सब जानते हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वह दिसंबर में ही होता था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि पहले गांधी इरविन समझौता होता है, फिर भगत सिंह को फांसी दी जाती है, फिर क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आप चीजों को याद रखेंगे तो आपको डेट भी याद हो जाएगा और फैक्ट भी याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम दोस्तों क्या बात करते हैं, देखिए इसके बाद क्या होता है, पूना समझौता। और सबने पिछले वीडियो में दोस्तों पढ़ा कि पूना समझौता कब होता है, 1932 में होता है, यानी 24 सितंबर को होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पूना समझौता कब होता है तो आप यहां गलती नहीं करेंगे दोस्तों। पूना समझौता कब हुआ, 1932 में हुआ, यानी 1932 में हुआ। आप 1931 नहीं बताएंगे, यानी पूना समझौता कब होता है, वह होता है 1932 में होता है और 24 सितंबर को होता है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, पूना समझौता जो होता है वह 1931 में नहीं होता। बाकी ये तीनों के तीनों जो आप फैक्ट ने पढ़ा है, आप सबने देखा कि वो कब होता है, 1931 में होता है। लेकिन पूना समझौता कब होता है दोस्तों, वह 24 सितंबर 1932 को होता है। तो उम्मीद हो आपको सारे फैक्ट बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और एग्जाम के हिसाब से दिया गया, हम उसको भी देख लेते दोस्तों। इससे पहले हम कुछ इरेज कर देते ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो आपने गांधी इरविन समझौते के बारे में भी देख लिया, भगत सिंह के बारे में भी देख लिया, कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी देख लिया और पूना समझौता भी आपने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह जाते हैं जिनसे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आप उसको भी देख लीजिए कि क्या किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखिए यहां एक फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, वह हुई थी 1942 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने की थी। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। यहां बात किया जा रहा है दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, यानी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो आप सबसे पहले बताएंगे दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था दोस्तों, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। कब की थी, वर्ष 1942 में, यानी 1942 में। तो आप ये फैक्ट ही बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। कब किया था, 1942 में किया था, यानी 1942 में किया था। अब हम अगला फैक्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए वर्ष 1926 में क्या होता दोस्तों, एमसी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम क्या था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में होती है, एमसी राजा की अध्यक्षता में होती है। कब होती है, 1956 में होती है। यहां आप दो चीज देख रहे हैं, एक देख रहे हैं दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक आप देख रहे हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो आप दोनों को ही बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने किया था, तो आप सबने देखा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। कब किया था, 1942 में किया था, यानी 1942 में किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की अध्यक्षता, वो स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, तो आपने देखा भी एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, 1926 में हुई थी, यानी 1926 में हुई थी। तो आप दोनों याद रखेंगे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता। अब हम देखते हैं दोस्तों यहां अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह स्टेटमेंट किसका है। तो देखिए अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं,
क्षणिक भूत की बात क्या होता है दोस्तों, धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। तो इस तरह का अगर आपसे देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ही समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसका है तो आप याद रखेंगे स्टेटमेंट किसका है, भीमराव अंबेडकर जी का है। वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि दोस्तों कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, क्षणिक भूत की बात क्या होता है, धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। उनका यह कहना था कि जो भी महात्मा गांधी जी जो आंदोलन चलाते हैं उस आंदोलन में सिर्फ ये क्या करते हैं, धूल उठाने का काम करते हैं, मतलब पूरी तरह से कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं निकालते। आप सब जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यह कोई लैंड है यानी कोई यह भूमि है, इस भूमि से वो क्या करते हैं, उनका कहना था सिर्फ वो धूल उड़ा रहे हैं यहाँ से, यानी इस मिट्टी को यहाँ से नहीं हटा रहे। ये यह किसका मानना था, अंबेडकर जी का मानना था। लेकिन आप जानते हैं ना दोस्तों, गांधी जी जो भी आंदोलन चलाते थे उनके आंदोलन चलाने का कुछ अपने एक स्ट्रेटजी होता था। ये हमने आपसे पिछले वीडियो में बता रखा कि इसके बारे में हम दोस्तों क्या करेंगे, आगे बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ स्टेटमेंट सिर्फ याद रखेंगे कि अगर यह स्टेटमेंट दे दिया जाए एग्जाम में कि स्टेटमेंट किसका है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह स्टेटमेंट किसका है, भीमराव अंबेडकर जी का, कि महात्मा गांधी क्या करते थे, क्षणिक भूत की बात क्या करते थे, सिर्फ धूल उठाते थे लेकिन अस्तर नहीं उठाते थे। अब एक फैक्ट और दिया गया, आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए दलित वर्गों का जो संघ था इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। तो आप दोस्तों यह फैक्ट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दलित वर्गों का जो संघ था, इस दलित वर्गों के संघ के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, वह दोस्तों बाबू जगजीवन राम थे। यानी बाबू जगजीवन राम क्या थे दोस्तों, यह जो दलित वर्गों का जो संघ था उस संघ क्या थे, या संस्थापक थे। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जयप्रकाश नारायण के बारे में भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो कुछ फैक्ट दिया गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, और यहाँ जो महत्वपूर्ण फैक्ट अभी आपने देखा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि आप सब जानते हो दोस्तों, इधर जितना भी फैक्ट दिया गया है यह आपके एग्जाम के हिसाब से हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से हर एक कीवर्ड याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सबको इसी हिसाब से क्या करना है दोस्तों, अपनी पढ़ाई करते रहना। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा हिस्ट्री का यह जो लेक्चर है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टीचिंग से लेके, आप वनडे के एग्जाम से लेके, यूपी पीसीएस आरओ जिस भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, उन सब एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्या है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। बस चलते चलते आप सब दोस्तों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्या है, वह है स्टडी विथ रामा। आप इस यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में, भाई बहन में जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा दोस्तों, उन तक वीडियो को आप शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलती रहे दोस्तों। और यह भी हमारे मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, कुछ उनकी मदद कर पा रहे हैं, ताकि आप सब क्या करेंगे दोस्तों, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करते रहें। अपने अपने एग्जाम से हिसाब से क्या करें दोस्तों, आपका जो भी लक्ष्य हो, आपका जो भी टारगेट हो, आपका जो भी गोल हो, आप उसको अचीव कर पाए और सब क्या करें, एक दिन अपने अपने एग्जाम के हिसाब से सेलेक्ट हो सके। तो दोस्तों आप सब क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, हम आपको वहीं से शुरू करने वाली चीज़ जहां हमने आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे और वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।